हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अरुण मिश्रा, टीचर्स अकेडमी परिवार पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन मेरे दोस्त। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार सीटेट की जो सीडीपी की जो प्रैक्टिस सेशन आप सभी के लिए चलाया जा रहा है, उस सीडीपी के इस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज की प्रैक्टिस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों से, खासकर अनुवाद से प्रश्नों को डाला गया है। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेशन की। और प्रैक्टिस सेशन में देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को। प्रश्न आपके सामने है। कल हम लोग 150 तक प्रश्नों को सॉल्व किए थे और आज का जो यह प्रश्न है 151 नंबर से प्रारंभ होता है। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होता है। तो कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट कहता है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान के द्वारा और क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा। चलिए एक बार सभी लोग फटाफट भाई सेशन के साथ जुड़ जाएं। एक बार सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएं फटाफट सभी लोग। प्रश्न पूछ रहा है स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है। तो ध्यान देंगे स्किनर के अनुसार जो भाषा की अवाप्ति होगी वो किससे होगा मेरे बच्चे? तो कहेंगे क्लासिकल अनुबंधन के द्वारा। तो ये क्लासिकल अनुबंधन देने वाले कौन है भाई? इवान पी पावलोव महोदय हैं। उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है बेटे? तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक महोदय हैं। और संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व की बात अगर करें तो यह मैं कहता हूँ पियाजे महोदय के द्वारा है। लेकिन जैसे ही स्किनर के द्वारा होगा बेटा, तो आपने कल भी ऐसे ही प्रश्नों को देखा था जो अनुकरण के द्वारा भाषा के विकास की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चल, अभी आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही आप कहेंगे कि बेहतर है। बेहतर का अर्थ ये होता है कि मनोविज्ञान के संपूर्ण निचोड़ से यह प्रश्न बनाया गया। सूची 1 के वैयक्तिक अंतराल के क्षेत्र को सूची 2 से उचित लोगों के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का संकेतन का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। वैयक्तिक अंतराल कहता है मेरे बच्चे आत्मीय क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और जन क्षेत्र। इसमें पहला आप देखेंगे उचित लोग हैं घनिष्ठ मित्र, अभिनेता, पूर्ण अपरिचित या महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारी, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी और सहकर्मी, सामाजिक समूहन और मित्र। एक बार सभी लोग जरा इस कूट को एक दूसरे के साथ मिलाएं जरा कि क्या मनोविज्ञान के ये क्षेत्र में ये कौन कौन से ऐसे व्यक्ति आकर के एकदम सही वे में बैठेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो ध्यान देंगे, जब बात हो आत्मीय की तो आत्मा रूप से आप किससे जुड़ते हैं मेरे बच्चे? या तो अपने माता पिता से जुड़ेंगे, बच्चे से जुड़ेंगे, या पति पत्नी का जो संबंध होता है वो आत्मीय क्षेत्र के साथ जुड़ा होता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए का सही उचित लोग कौन से हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 3 नंबर जो है वो उचित क्षेत्र हो जाएगा। फिर हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत क्षेत्र। तो व्यक्तिगत क्षेत्र का मतलब होता है कि मेरी मित्रता किससे है, ये मेरी व्यक्तिगत चॉइस है मेरे भाई। मैं किसके साथ उठूं बैठूं, किसके साथ मेरी दिनचर्या गुजरे, जब मेरे मित्र की बात आएगी, घनिष्ठ मित्र की आएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये व्यक्तिगत क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। यहां तक क्लियर है? कहीं आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर करेंगे। हम कहते हैं सामाजिक क्षेत्र को लेकर, जब सामाजिक क्षेत्र की बात होगी तो सामाजिक समूहन की भी बात होगी। और सामाजिक समूहन में क्या होता है बेटा? आपका सामाजिक क्षेत्र का और निर्माण होता है। अब बचा आपके पास जन क्षेत्र। तो जन क्षेत्र में आप कहेंगे अभिनेता, पूर्ण अपरिचित। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। देखेंगे आत्मीय रूप से जुड़ते हैं अपने माता पिता या अपने बच्चे के साथ, व्यक्तिगत क्षेत्र से जुड़ते हैं अपने घनिष्ठ मित्र के साथ, और जब बात हो सामाजिक क्षेत्र की तो आप मुड़ते हैं अपने सहकर्मी के साथ। जहां जिस वातावरण में आप कार्य करते हैं, क्लियर है, वहां अपना एक सामाजिक औरा बनाकर रखते हैं। जन क्षेत्र का अर्थ हो जाता है क्या बेटा? अभिनेता या पूर्ण अपरिचित। अंशु यादव जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। चलें अब देखेंगे 152 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। अब क्या है भाई?
3 1 4 2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे, कि जो ये कूट है व्यक्तिक अंतराल और उचित लोग जो हैं ये अपने ऑप्शन नंबर 1 के साथ बैठते हैं। क्लियर है? चल, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवांशिकता, जीन, या कहेंगे होम्योस्टैटिस। चलिए, माता पिता के द्वारा वंशजों में जो स्थानांतरित होने वाले, ट्रांसफर होने वाले लक्षण हैं, गुण हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, जैसे ही आप पढ़ते हैं क्या मेरे बेटे, जब जन्मजात क्षेत्र को आप पढ़ेंगे, जन्मजात रूप से आप बच्चों को जानना शुरू करेंगे, तो पहले उनके अनुवांशिक लक्षणों को जानते हैं। अनुवांशिक लक्षण को जब देखते हैं तो कहा यह जाता है कि ये लक्षण या गुण कुछ अपने माता पिता से भी बालक ने लिया है। तो आप ध्यान देंगे, लक्षण की बात हो रही है, ध्यान देंगे, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण, ध्यान देंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 153 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है मेरे बच्चे अनुवांशिकता। ये जो लक्षण है ये माता पिता से बालकों में स्थानांतरित होंगे, ट्रांसफर होंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 153 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन किसका है? देखेंगे, बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन सेकंड कहता है और गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नताएं होती है। सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 154 का सही उत्तर क्या होगा? बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे? तो कहेंगे बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकास से संबंध रखता है। अगर बालकों का शारीरिक विकास उचित दिशा में, सही तरीके से हो तो यह विकास दूसरे विकास के साथ भी जुड़ाव लेगा। शुभम पांडे जी 154 का 4, वेरी गुड। अंशु यादव जी वेरी गुड बच्चे। चलें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डन की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ऑप्शन सेकंड कहता है बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। ऑप्शन थर्ड कहता है विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप में पाठन क्रमात्मक होता है। ऑप्शन फोर कहता है अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षा को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ध्यान देंगे
हार्वर्ड गार्डनर महोदय जो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि विराजमान होती है और किसी व्यक्ति के किसी मस्तिष्क में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करेगा, न कि संपूर्ण योग्यता को। यह हार्वर्ड गार्डनर का मानना है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं मेरे बच्चे कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय का मानना है कि प्रत्येक व्यक्तियों में एक ऐसी विलक्षण प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे उस व्यक्ति के बुद्धि का निर्धारण होता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि दी, जो वर्तमान में कुल कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। अब उस 9 प्रकार की बुद्धि को जब आप बैठाना शुरू करते हैं तो आपसे प्रश्न पूछता है कि दर्शन शास्त्रियों में कौन सा बुद्धि पाया जाएगा, कवि में कौन सा बुद्धि पाया जाएगा, वकील में कौन सा बुद्धि पाया जाएगा। अगर मान लें कोई एक बुद्धि के आधार पर उस व्यक्ति में बुद्धि का निर्धारण हो रहा है, तो अगर मस्तिष्क का एक भाग क्षति हुई तो एक योग्यता प्रभावित करेगी, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। क्वेश्चन नंबर 155 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? चले। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह रिक्त स्थान अभिप्रेरित है। ध्यान देंगे, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह रिक्त स्थान से अभिप्रेरित है। ऑप्शन आपके पास है भाई, कहेगा ऑप्शन फर्स्ट आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से। तो ध्यान देंगे, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, वो चाहता है कि मैं आगे चलकर शिक्षक बनूं, तो भाई इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम कर रहा है, वह तैयारी कर रहा है, वह अभिप्रेरित है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 156 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। आंतरिक रूप से होगा, न कि बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से होने का अर्थ यह है कि जो मुझे पसंद है, अपनी पसंद के लिए मैं अपनी लगन से कार्य करूं। कोई मुझे बाहरी वाला मेरे पसंद की चर्चा ना करे, मैं अपने पसंद के बारे में अपने आप से अपनी मेहनत, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करूं। यह क्या है बेटा? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, न कि बाह्य रूप से। अगर बाह्य रूप से अभिप्रेरित होगा तो मोहित को पसंद है बच्चों को पढ़ाना, उनके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा बीएड करे, तो माता पिता उन्हें बीएड करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये बाह्य रूप से अभिप्रेरित होगा। अगर वो स्वयं से अपने कार्यों को कर रहा है तो आंतरिक रूप से होगा मेरे बच्चे। क्लियर है? चले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे आप। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। स्कैफोल्डिंग से प्रश्न पूछा जाता है टेट में। ये इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, याद रखेंगे। आपके सीडीपी में ये जो सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग शब्द का उपयोग किया जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। जिसे स्कैफोल्डिंग को आप क्या कहते हैं? ढांचा निर्माण, या इसी को कहा जाता है मेरे बच्चे क्या? पाड़ बांधना। इन शब्दों को आप याद रखें। यह प्रश्न पूछता है आपसे, स्कैफोल्डिंग संकेत करता है, तो स्कैफोल्डिंग संकेत नहीं करता अनुरूपित शिक्षण की ओर, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति की ओर। यह संकेत करता है क्या बेटा? वयस्कों के द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता जो दिया जाता है बालकों को, स्कैफोल्डिंग उसकी संकेत करता है। शिक्षकों के द्वारा
शिक्षकों के द्वारा जो बालकों को सहायता प्रदान की जाती है वह सहायता कैसा होता है मेरे बच्चे? अस्थाई सहायता होता है। ये अस्थाई सहायता दिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक शब्द आपने सुना होगा, MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो होते हैं एक दूसरे से ज्यादा ज्ञानवान जो व्यक्ति होते हैं वह अस्थाई सहायता देते हैं बालकों को। क्लियर है? या वयस्क भी हैं तो बालकों से ज्यादा ज्ञानवान हैं और ये अस्थाई सहायता देंगे बालकों के अधिगम में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालने में, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापने में, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, अधिगम की कमियों को पता लगाना और उन्हें दूर करने में। तो ध्यान दें मेरे बच्चे, अधिगम का जो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होने चाहिए बालकों के त्रुटियां निकालने में नहीं, उपलब्धियों के मापने में नहीं, निर्णय लेने की अगली कक्षा में अब मैं बालकों को आगे बढ़ा पाऊं या अगली कक्षा में उन्हें ले जा पाऊं या नहीं। सही यह है बेटे कि अधिगम की कमियों को पता लगाने में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ताकि बालकों के अधिगम की कमियों को पता लगाऊं और उन कमियों को मैं दूर कर सकूं। इसलिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए बेटा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? सचिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। चलें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकमीकरण करना, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति करना, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। चलें, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? तो ध्यान दें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, एक तो कहते हैं बेटा सतत मूल्यांकन वह है जो लगातार प्रतिदिन आपका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा व्यापक क्या है बेटा? जब संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है तो उसका सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या हो जाएगा कि अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का जो आकलन करना है, अधिगम के संपूर्ण पहलुओं को जो आकलन करना है, बच्चों के संपूर्ण पक्ष का जो आकलन करना है, यह तार्किक आधार होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है कि अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन किया जाए। क्लियर है? चले, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को। एक अच्छा अध्यापक जो है, एक अच्छा शिक्षक जो है, वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देगा भाई? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को या प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को। चलो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 160 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य या कक्षा कक्ष में छात्रों के बीच जो वो बढ़ावा देगा, वो बढ़ावा किसकी होगी बेटे? सहयोग की भावना का बढ़ावा होगा, ताकि बालक सामाजिक रूप से, ताकि बालक बौद्धिक रूप से एक दूसरे से जुड़ सके। कक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की कोई वैमनस्यता ना हो, चाहे वह बालक जिस भी क्षेत्र से आता हो, उस क्षेत्र को मायने न रखा जाए, उन बालकों में एक जुटता बढ़ाया जाए, सामाजिक सद्भावना बढ़ाई जाए, सहयोग की भावना बढ़ाई जाए, जिससे अधिगम भी मजबूत हो सके।
क्वेश्चन नंबर 160 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। कृष्णा जी, गुरुदेव आपकी शैली बहुत प्रभावित करती है। चलिए, आपका आभार, स्नेह आपका। शुभम पांडे जी 160 का सेकंड, अंशु यादव जी 160 का सेकंड, वेरी गुड बच्चे। एक बार जबरदस्त तरीके से सभी लोग जुड़ जाए भाई सेशन के साथ और फटाफट सभी लोग कमेंट करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। चले एक बार सभी लोग भाई फटाफट कमेंट करेंगे। वर्तमान में जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका शिक्षण प्रक्रिया में क्या है? तो वर्तमान में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षक की भूमिका है वो भूमिका क्या है मेरे बच्चे? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के। भाई कितनी आसानी से अपने विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं, कितनी आसानी से विषय वस्तु को आप तोड़ पा रहे हैं, कितने आसानी से बच्चे समझ पा रहे हैं। तो ये है बेटा सुलभकर्ता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक बालकों को आसान करके विषय वस्तु को दे, जिससे बालक उस विषय वस्तु को समझ सके, अपनी समझ विकसित कर सके। क्वेश्चन नंबर 161 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। चले, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? प्रश्न को पहले छांट ले बेटे, क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे? एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? अब एक शिक्षिका की बात है तो इसकी समझ एक शिक्षिका में ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों से आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो चले, एक शिक्षिका क्या करेगी भाई? 162 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो अगर कक्षा प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती हैं एक महोदय शिक्षिका जी, तो वो क्या नहीं करेंगी भाई? तो भाई कभी भी मत करिएगा कि विशेष ध्यान के लिए उसे अपने समान कक्ष के बालकों से अलग करेंगे। उन्हें अलग करके, अलग थलग करके आप कक्षा कक्ष की प्रतिभाशाली श्रेणी को नहीं ला सकते। कहेंगे सही उत्तर क्या होगा मेरे बच्चे? 162 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? यहां तक समझ है भाई? एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे अपनी कक्षा कक्ष में समकक्षियों से बालक को अलग नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 162 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें, मानव व्यक्ति परिणाम है। मानव व्यक्ति परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का या केवल अनुवांशिकता का। यह प्रीवियस स्टेट में प्रश्न पूछा जा चुका है मेरे बच्चे। मानव व्यक्ति परिणाम होता है, या इससे प्रश्न पूछा जाता है मानव की बुद्धि विकास अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने का कारक कौन सा है? तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। मानव व्यक्ति परिणाम है किसका?
पालन पोषण और शिक्षा का, केवल अनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, कहेंगे अनुवांशिकता और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया का। ये दोनों सापेक्ष अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। अगर मेरे बच्चे मैं ये मानो कि ये ऑप्शन अगर एक साथ ना दिया होता तो आप किस ऑप्शन का चयन करते? तो आप कहते केवल वातावरण का। जब ये दोनों शब्द अलग अलग हो, एक साथ ना जुड़े हों, तो आप सीधे चयन करते हैं वातावरण का। और अगर ये दोनों एक साथ हो तो आंख मूंद के मारिए अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। क्लियर है? तो ध्यान देंगे कि प्रश्न कैसे पूछ रहा है, ऑप्शन कैसे बनाए जा रहे हैं, ताकि ये मत मुझे बताएं भाई कि गुरुजी आप ही ने बताया था। मैं तो ये बता रहा था कि अगर अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ ना हो तो आप वातावरण को टिक करेंगे। क्लियर है? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ध्यान देंगे, फटाफट सभी लोग कमेंट करें। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा में चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए भाई? तो ध्यान देंगे, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं वो बच्चे बेहतर होते हैं और जो शिक्षक इस प्रश्न का जवाब देते हैं वो उनसे भी बेहतर होते हैं। तो ध्यान ये देंगे कि कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। अगर भैया प्रश्न पूछ रहा है तो वो गुनाह नहीं कर रहा है कि आप शिक्षक उन्हें बाद में मिलने की सलाह दें। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है तो चर्चा में शामिल करने का ऑप्शन कहां से आता है भाई? इसका सही ऑप्शन होगा कि बालकों को और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बालकों के मन में जो विचार हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर कर सके। आप कह सकते हैं कि अपने कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो आप उन्हें और भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे बालकों का समझ विकसित हो सके, अधिगम में सुधार हो सके। क्वेश्चन नंबर 164 का सही उत्तर क्या होगा मेरे बच्चे? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। चलिए, शिक्षा में जो किंडरगार्टन विधि आई, इस किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोवेल या मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जिसने भी इस प्रश्न को गलत किया आप ध्यान देंगे, कहीं मिलना तुम फिर बताते हैं भाई कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। ध्यान देना, इस प्रश्न का जवाब सही आना चाहिए सभी का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 165 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करें। किंडरगार्टन पद्धति जुड़ी हुई है मारिया मॉन्टेसरी से। क्वेश्चन नंबर 165 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। चले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? ध्यान देंगे। ऑप्शन फर्स्ट कहता है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। ऑप्शन सेकंड कहता है अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से और संतोषजनक है। ऑप्शन थर्ड कहता है अधिगम के स्तर पर अधिगम भावात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता। अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। चलिए, अधिगम के संबंध में कौन सा ऐसा कथन है जो सही है? क्वेश्चन नंबर 166 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कौन सा ऐसा कथन है जो अधिगम के बारे में संबंध सही रखता है? तो कहेंगे
अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो विद्यार्थी के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक होता है। क्वेश्चन नंबर 166 का जो सही ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। शुभम पांडे जी, वेरी गुड बच्चे, बहुत ही बढ़िया सेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं और सेशन में दिए गए प्रश्नों का जवाब भी आपका लगभग सही है। तो आप लोग भी सेशन में भाई कमेंट को जरूर करें ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं भी देख सकूं और उसमें सुधार कर सकूं। चलें, जब एक बालक परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को रिक्त स्थान कहते हैं। जब एक बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को रिक्त स्थान कहते हैं। ऑप्शन क्या है भाई? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और इनमें से कोई नहीं। चले, क्वेश्चन नंबर 167 का सही उत्तर क्या होगा? जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? चले, ध्यान देंगे, कहेंगे जब एक बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को रिक्त स्थान कहते हैं। ध्यान देंगे, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, अगर योग्यता का सही मूल्यांकन अस्थायित्व हो जाता है इसका मतलब यह है बेटा उस परीक्षा में वैधता या कहेंगे उसमें वैधता समाहित हो जाती है जब वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? मतलब कि शिक्षार्थी द्वारा लिखे गए प्रश्न को वैध ठहराया गया ताकि मूल्यांकन स्थायित्व हो सके। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, अनियमित विकास का नियम है, द्रुतगामी विकास का नियम है, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, अनियमितता विकास का नियम है या द्रुतगामी विकास का नियम है या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम है? क्वेश्चन नंबर 168 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, शारीरिक विकास का एक मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, अनियमितता का नियम है, द्रुतगामी विकास का नियम है या कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम है? तो सही कहेंगे द्रुतगामी विकास का नियम है। क्लियर है? शारीरिक विकास का एक द्रुतगामी विकास का नियम से जुड़ा होता है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 168 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। शारीरिक विकास का एक द्रुतगामी विकास का नियम से जुड़ाव रखता है। क्वेश्चन नंबर 168 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चल, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है भाई, एक बार प्रश्न को जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन फर्स्ट कहता है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 169, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में आपको जानकारी कौन देता है? ध्यान देंगे, जैसे घर में जब हम लोग बैठे हों और आज जब इतने बड़े हो गए हम लोग बड़ी ही शांति का परिचय देते हैं तो हम लोगों को कोई न कोई बताने वाला होता है कि तुम थोड़े नहीं ज्यादा बदमाश थे भाई, आज तुम सीधे हो गए, इसके मतलब ये नहीं कि तुम सीधे थे, तुम भी कभी इससे ज्यादा वाला बड़ा वाला बदमाश थे या इससे ज्यादा वाला आप तुम क्या बेटे नुकसान किया करते थे। जब माँ से आप बात करिए तो माँ क्या कहती है?
अब आप ज्ञान न दो, इससे ज्यादा तुम कांड किया करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रारंभिक अवस्था की जानकारी अब मुझे कौन प्रदान कर रहा है, कौन जानकारी मुझे दे रहा हूं, उन समूह को, कौन सा समूह ऐसा होगा जिसको मैं स्वीकारता दूंगा। प्रश्न पूछ रहा है 169 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? प्रारंभिक बाल्यावस्था के अवधि के दौरान भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जो मुझे जानकारी देगा, वो मुझे जानकारी देंगे भाई कौन? मेरे माता पिता देंगे, या मुझसे बड़े भाई मेरे बहन होंगे, वो जानकारी मुझे देंगे, क्योंकि उनके साथ मेरी बीती हुई जिंदगी उससे बेहतर कोई और नहीं जान पाएगा कि मैंने क्या उस प्रारंभिक बाल्यावस्था में किया है, क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी। उस समूह की स्वीकारता और कहीं से नहीं मिल सकता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 169 का सही उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मेरे बच्चे, आप लोगों को उम्मीद है प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 170 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आयु समूह है जो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी को प्रदर्शित करता है? तो बाल्यावस्था यहीं कट जाएगा जहां 18 वर्ष लिखा है। ये तो किशोरावस्था की आयु है, ये तो आप सीधे कहेंगे किशोरावस्था के ऊपर चल रहा है। जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, तो जन्म से 6 वर्ष का अर्थ होता है बेटा इसमें शैशव अवस्था समाहित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 170 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 6 से 11 वर्ष इज द राइट आंसर। ये परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी की आयु वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 170 का सही ऑप्शन कहेंगे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ध्यान देंगे, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 171 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, तो कहेंगे योगात्मक मूल्यांकन जो होता है मेरे बच्चे, योगात्मक मूल्यांकन में मापन की जो भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, जो संपूर्ण गुणों, संपूर्ण अधिगम, संपूर्ण क्षेत्र को जो जोड़कर मूल्यांकन होगा, योगात्मक मूल्यांकन होगा, जिसमें सारी भूमिकाएं, सीखी हुई कुशलताएं सभी समाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 171 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और रिक्त स्थान से संबंधित है। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और रिक्त स्थान से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है अभिज्ञान, मानसिक निरूपण, समझौता या समायोजन। चले, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और रिक्त स्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 172 का सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। ध्यान देंगे, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता मतलब क्या है बेटे? समायोजन की चर्चा कर रहा है ये। फिर आप कर रहे हैं, ध्यान देंगे, ये अनुकूलन अगर कर लिया है तो समायोजन तो कर लिया मेरे बच्चे। तो अनुकूलन आप जहां भी करते हैं, समायोजन जहां भी करते हैं, तो आप उस वातावरण के साथ, उस संस्कृति के साथ, उस परिवेश के साथ आप बेटे समझौता ही करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आप अगर प्रयागराज में हैं, अगर आप चले जाएं झारखंड में निवास करने, वहां जाने के बाद आप तो समायोजन करेंगे,
क्योंकि समायोजन इसलिए करेंगे कि उस परिवेश के साथ आपको जरूर समझौता करना होगा, अपने आप को एडजस्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 172 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अनुकूलन का अर्थ ही हो जाता है मेरे बच्चे कि जिस परिवेश में बालक जाए उस परिवेश में अपने आप को एडजस्ट कर ले। क्लियर है? चले, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रेरित करना होगा। ध्यान देंगे, एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति में यदि शिक्षक बदलना चाहे, एक विद्यार्थी के व्यवहार में अगर परिवर्तन लाना चाहे तो शिक्षक के द्वारा क्या करना होगा या उसे क्या निर्धारित करना होगा। तो ध्यान देंगे, अगर एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति यदि शिक्षक बदलना चाहे तो बेटा एक बालक की प्रवृत्ति तभी बदल पाएगी जब उसके समूह के सभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति क्या हो बेटा, परिवर्तित हो। तो कहेंगे कि अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, उस विद्यार्थी को अधिगम के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। क्योंकि आप कहा जाता है मेरे बच्चे कि जैसी संगति होती है वैसा ही उसका विकास होता है। और बात कक्षा कक्ष की होगी तो अगर बालक विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रेरित आप करेंगे तो उसके प्रवृत्ति में जरूर बदलाव आएगा, क्योंकि कक्षा कक्ष का माहौल जैसा होगा, परिवेश जैसा होगा, बालक की प्रवृत्ति वैसे ही परिवर्तित होता चला जाएगा। चले, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ध्यान देंगे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 174 देखेंगे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बौद्धिक, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति? एक बार सभी लोग कमेंट करें। हमें हो सकता है इस प्रश्न का जवाब ना पता हो, तो मैंने कहा अभिवृत्ति का तो हो नहीं सकता, सृजनात्मकता का तो हो नहीं सकता। बचा आपके पास दो ऑप्शन, 50% के चांस है भाई। सभी लोग एक बार दबा के कमेंट करें, भाटिया बैटरी प्रयोग किसके परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है? ध्यान देंगे, भाटिया बैटरी परीक्षण आपके प्रयागराज में ही किया गया था। कुछ याद आ रहा है आपको? प्रयागराज में ही भाटिया बैटरी परीक्षण को संपन्न किया गया था। यह किससे जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे? यह बुद्धि के मापन से जुड़ा हुआ है, बुद्धि के परीक्षण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 174 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, यह बुद्धि से संबंधित है, जिस परीक्षण का शुभारंभ कहाँ हुआ? आपके इलाहाबाद से हुआ, आपके प्रयागराज से हुआ। चलें, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमाणी संबंधी होता है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित होता है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सही है? आईक्यू लेवल के बारे में क्या ऑप्शन आपका सही हो सकता है? एक बार चयन करें सभी लोग। तो ध्यान देंगे, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी रूप से संबंधित होता है। ध्यान देंगे, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो कहेंगे बुद्धि लब्धि के संबंध में कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 175 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? बुद्धि, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आईक्यू शुरू करते हैं, तो आईक्यू में एक सिद्धांत दिया गया है मेरे बच्चे। वह सिद्धांत है तरल एवं ठोस का सिद्धांत। तरल एवं
ठोस का सिद्धांत, इस तरल एवं ठोस के प्रतिपादक कौन है? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या स्पीयरमैन? चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 176 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। अंशु यादव जी, MA इंटू CA, हाँ बेटे सही कह रहे हैं आप। MA इंटू 100/CA मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 का सही आंसर क्या होगा? तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था बुद्धि के क्षेत्र में? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। शुभम पांडे जी 176 का फर्स्ट बेटा सही उत्तर है आपका। कैटेल महोदय ने बुद्धि में तरल मोज़ेक मॉडल दिया। तरल एवं ठोस के सिद्धांत से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो कहेंगे कैटल, और कैटल के साथ एक और मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं, आलपोर्ट एवं कैटल महोदय। क्लियर है? चले नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है, रिक्त स्थान का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ध्यान देंगे, रिक्त स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। अपना प्रयोग पावलोव ने बिल्ली पर किया था, कुत्ते पर किया था, बंदर पर किया था, चूहे पर किया था या हाथी पर किया था? सॉरी, चलिए इवान पी पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर या हाथी पर? चलिए बहुत ही टफ प्रश्न है, अब तक के प्रैक्टिस सेशन का सबसे टफ प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था मेरे बच्चे? तो उन्होंने प्रयोग किया था कुत्ता महोदय पर। जब जब आप रोड पर जाएं और कुत्ता महोदय दिखाई देंगे अगर आपको, तो आपके मन में पावलोव का याद जरूर आता है। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? चलें नेक्स्ट प्रश्न है 178 देखेंगे। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ध्यान देंगे, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन फर्स्ट है विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक, समस्या समाधान या अपसारी। क्वेश्चन नंबर 178 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न से संबंध रखता है? तो यह विश्लेषणात्मक प्रश्न से संबंध रखता है। इस पे व्याख्या करने की आवश्यकता है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। आप इसको बता पाए कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, इसके बारे में आपको विश्लेषणात्मक रूप से व्याख्या देना होगा। क्वेश्चन नंबर 178 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह प्रश्न जो है किस प्रकार के प्रश्न है, किससे जुड़ा हुआ है? तो कहेंगे विश्लेषणात्मक प्रश्न है ये। इसमें बृहत व्याख्या देने की जरूरत है, इसके बृहद विश्लेषण करने की जरूरत है, तब मैं ये बता पाऊंगा कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। क्लियर है? चल, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन सेकंड कहता है भारत सरकार की विभेदनात्मक क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन थर्ड कहता है
परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि अनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन 4 कहता है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 179 का सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। आज का यह सेकंड लास्ट प्रश्न है। शुभम पांडे जी 179 का फर्स्ट, अंशु यादव जी 179 का फर्स्ट। तो भाई अगर आपका मानना है ऑप्शन फर्स्ट, तो मेरा भी आपके साथ समर्थन है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव जो है वो परिवर्तनशील होता है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 179 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न आप देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग लाइव हैं उन सभी के द्वारा फटाफट प्रश्नों का जवाब आए और मैं उन प्रश्नों को देख पाऊं कि मेरे बच्चे के द्वारा कितने प्रश्नों का बेहतर जवाब दिया जा रहा है। तो प्रश्न आपके सामने है, बोर्ड पर देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, पूरी कक्षा से पहले अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 180 का सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 179 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उनके लिए प्रदत्त कार्य उचित क्या हो सकता है जो शिक्षकों के द्वारा दिया जाए। तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे आज मेरा समर्थन किस बच्चे के साथ है। क्वेश्चन नंबर 180 का सही उत्तर कौन देता है, मैं भी इंतजार कर रहा हूं भाई आपके प्रश्न। 180 नंबर प्रश्न का आज का प्रैक्टिस सेशन का सबसे बेहतर प्रश्न है और आज के प्रैक्टिस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न है। अंशु यादव जी 180 का फर्स्ट। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 180 का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 180 का सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उन्हें व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, यह उचित प्रदत्त कार्य है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 180 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? तो चले आज का प्रश्न कैसा रहा। आज के प्रैक्टिस सेशन में आपकी उपस्थिति बेहतर था, लेकिन कैसे प्रश्नों को डाला जा रहा है, प्रश्न कैसे हैं, आपका प्रैक्टिस सेशन चल कैसा रहा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें और ध्यान दें कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपने गलत किए। जो गलत प्रश्न हुए हैं एक बार उन प्रश्नों को जरूर देख ले, उसे दोहरा ले ताकि ये प्रश्न आगे प्रैक्टिस सेशन में आपका गलत ना हो सके, और उन प्रश्नों को दोबारा रिपीट करें जो गलत है और जो बेहतर उन्हें रिवीजन मोड में डाले रहे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी निश्चित समय अवधि पर बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।